नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो इसके पहले जो हम लोगों ने फैक्ट कंप्लीट किया था वो यहाँ तक कंप्लीट किया था। कहाँ तक? यहाँ तक के फैक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे आज देखते हैं आज का फैक्ट क्या है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था तो वो था बक्सर का युद्ध। क्या था? बक्सर का युद्ध, ठीक है। इसके आगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? वो सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो वो थे सुकरचकिया। किससे? सुकरचकिया से, ठीक है। इसके आगे तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? क्या है? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। इसके आगे किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की था? तो वो था मीर कासिम। कौन? मीर कासिम ने, ठीक है। इसके आगे किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक जो था शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसके आगे टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो वो गए थे 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था भारत में? तो वो था प्लासी का युद्ध, ठीक है। और प्रभुत्व स्थापित कौन सा युद्ध किया था? बक्सर का युद्ध, ठीक है। डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल नाम क्या है? तमिलनाडु तमिलनाडु में एक नगर का तमिलनाडु में एक नगर है जिसका नाम है डिंडीगुल, ठीक है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कहाँ फंस गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम्म, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसके बाद किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग। भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो वो भी वारेन हेस्टिंग ही था, ठीक है। इसके आगे
भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? समय में तो लॉर्ड डलहौजी था, लेकिन किसने बिछाई थी? तो वो था जॉर्ज क्लार्क। कौन था? जॉर्ज क्लार्क ने। ठीक है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण रन विथ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इसके आगे, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो वो था जमींदार। कौन था? जमींदार। ठीक है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र किस शहर में स्थापित किया गया था? तो वो था मुंबई में। कहाँ था? मुंबई में। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी कृषकों के हित को सुरक्षा प्रदान करती थी? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो वो था मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। कौन था? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है। इसके आगे, हाँ चलिए देखते हैं। इसके द्वारा किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड कार्नियावालिस। कौन? लॉर्ड कार्नियावालिस। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो वो किया गया था 1820 में। कब? 1820 में। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो वो था बिहार। ठीक है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। ये ज़्यादा जूम हो गया। हाँ अब ठीक है। नीचे आओ भाई जल्दी। हाँ चलिए देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वो थे दीन बंधु मित्र। कौन थे? दीन बंधु मित्र। ठीक है। इसके आगे, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो वो लगाए थे वायनाड जनपद में। कहाँ? वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो। किसके? लॉर्ड मेयो के। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके आगे, सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो वो हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है। इसके आगे, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किस नगरों के बीच हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई और ठाणे। ठीक है। मुंबई और ठाणे के बीच। ध्यान रखें सो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग।
भारत में उपनिवेशी हाल में व्हिटली आयोग जो 1929 में आया था का उद्देश्य क्या था? तो वो था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। क्या? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें सिफारिशें प्रस्तुत करना। ठीक है। इसके आगे, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो वो था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है। इसके आगे, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। कौन था? अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो वो किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है। दो जगह लागू किया गया था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसके आगे, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जो 1883 में पारित हुआ था एल्बर्ट बिल, उसका क्या उद्देश्य था? उसको देखते हैं। तो वो था, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ठीक है। ये एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इसके आगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव था। ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। कौन था? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। क्या कहा गया था? अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत क्या कहा गया था कि जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे और उनके जमींदारों को पट्टा जारी नहीं किए। अनेक जमींदार जो थे वहां के पट्टा जारी नहीं किए। इसका क्या कारण था? अस्थाई बंदोबस्त में कहा गया कि जो जमींदार होंगे जमींदार कि वो खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, लेकिन अनेक जो जमींदार थे, कई जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। तो उसका क्या कारण था? तो उसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है। उन जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने जारी नहीं किया था। इसके आगे देखते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी महाअधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो वो कहा जाता है वुड की घोषणा पत्र यानी डिस्पैच 1854 को। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया,
जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। तो किसने किया था? डेविड हेयर ने। किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। ठीक है, पहले आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई तो वो हुई थी रिशरा रिशरा में। कहाँ? बंगाल में है ये। ठीक है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुए? तो वो पहले लोहा इस्पात कहाँ स्थापित हुआ था? बिहार में। वर्तमान में कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। इसके आगे भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो वो हुआ था लॉर्ड मेयो के। ठीक है, लॉर्ड मेयो के। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ कब हुआ? रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ कब हुआ? तो वो हुआ था 1925 ईस्वी में। ठीक, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो वो मिली थी 1833 ईस्वी में। इसके आगे दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट संज्ञा दी थी? तो वो दिया था धन के निकास को। ठीक है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो वो था दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसके आगे नानक जिसकी पूजा पर जोर देते थे वो कौन था? सतनाम की। सतनाम की पूजा पर नानक काफ़ी, जो गुरु नानक थे उन्होंने काफ़ी जोर दिया था सतनाम की पूजा पर। ठीक है, गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो हुआ था सुलखनी के साथ। ठीक है, किसके साथ? सुलखनी के साथ। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? तो वो थे मियाँ मीर। कौन थे? मियाँ मीर ने। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो उन्हें भेज दिया गया था इंग्लैंड। ठीक है, महाराजा दलजीत सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। इसके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है कुछ, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का आकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है गुरु अर्जुन देव। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। खालसा के संस्थापक गुरु थे। खालसा के संस्थापक गुरु थे। ऑप्शन ए है हर राय, ऑप्शन बी हरकिशन, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी है गोविंद सिंह। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, गोविंद सिंह। ठीक है, खालसा के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, यहाँ जो हमारा है वो मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। अब जो हम करेंगे वो आधुनिक भारत करेंगे। ठीक है, कल से हमारा क्या स्टार्ट होगा? आधुनिक भारत। आज हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त होता है, तो आज के लिए इतना ही। कल कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत से। थैंक यू सो मच।